सबको फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और उसके साथ ही मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। अन्ना से मुलाकात के बाद वो मसरूर सा था लेकिन बहुत बेचैन भी था। उसे अन्ना पर यकीन नहीं था कि उसका साथ देगी या नहीं। शाम डले आने वाले अन्ना के मैसेज ने गोया उसे कामयाबी से हमकिनार किया था। वो जल्दी से सिस्टम ऑन किए हुए दलाम के सेल के तमाम फंक्शंस अंडर कंट्रोल करने लगा था। वो जैसे ही सेंसर ने दुरैत का नाम ट्रेस किया था वो अलर्ट हुआ था और कॉल की लोकेशन ट्रेस करने लगा था। उसके लिए ये कामयाबी का पहला सिरा था कि वो जान चुका था कि दुरैत और परिहान पाकिस्तान में ही है। उसे आगे के मामला जानना ज्यादा मुश्किल नहीं था, तभी उसने अपने आदमियों को अलर्ट जारी किया था। तकरीबन रात के 3 बजे दुल्हन के सेल से एक बार फिर से दुरैत से रब्ता किया गया था। दुल्हन के गुफ्तगू से यही अंदाजा कर पा रहा था कि अन्ना दलहम को आरजे के मतलब खुल के बात काट चुकी है और वो ज्यादा देर तेज से मामला निपटाते हुए सुबह दुरैत के दरवाजे पर पहुंचा ही था। वहीं दुरैत की जरा सी गफलत पर परिहान का बाहर आना उसे एक बार फिर से आरजे के पास ले जा चुका था और इस वक्त उसकी सांस की डोर आरजे के हाथ में थी। वो यकटक अपने सामने पड़ी परिहान को देख रहा था। वक्त गुजरते और ज्यादा खूबसूरत हो गई थी और दुरैत की मोहब्बतों का एजाज था कि उसकी मोहब्बत की महक परिहान के वजूद से नजर आते थे। परिहान प्रेग्नेंट थी और आरजे को जब डॉक्टर ने बताया कि उसका खून मजीद उसके बच्चे के लिए जानलेवा हो सकता है तो वो पागल हो उठा था। उसे याद पड़ रहा था कि उसका लकी चार्म थी मुतवसत तबके से ताल्लुक रखने वाला रहमान जलानी जब दुल्हन बह से मिला तो उसकी अमारत से ने गोया दोस्ती की बुनियाद रखी थी। ऐसा कहना गलत नहीं था कि दोस्ती तो सिर्फ दुल्हन बह नहीं की थी, जबकि आरजे ने एक अमीर फैमिली के लड़के के सहारे को खुद खड़ा किया था। आरजे को गाने का शौक था और दुल्हन उसका बेहतरीन सपोर्टर बन गया था। एक एक डायरेक्टर और म्यूजिकल कंपनी के पीछे भागते हुए आरजे ने अल्लाह की जात से हटकर बंगाली बाबा और कई रूहानी कामलों के दर पर जा पहुंचा था जब वो बिना सोचे समझे इल्मुनाती दुनिया में कदम रखने लगा था। इल्मुनाती एक ऐसी तंजीम जिसका वजूद इस वक्त की जरूरत बन गया था जब साइंसदानों और मजहबी पेशवाओं के खुदा और तहलीक को लेकर एक जंग छिड़ चुकी थी। साइंसदानों की इंसान और दूसरी महलों की तहलीक को लेकर साइंस और बिग बैंग की थ्योरी को सच साबित करने के लिए किए जाने वाले दावे मुस्लिम मज़ाहब के गॉड्स फादर और अपने मजहब के प्रचार करने वाले ग्रोहों को मासूम लोगों को राय हक से भटकाने के लिए साइंटिस्ट की साजिश लग रही थी। साइंसदान इस कायनात के खुद बखुद वजूद में आने के दावेदार बनते हुए इंसान को मुख्तलिफ जानवरों के जेनेटिक तब्दीली बताते तो कभी खुदा की जात को मानने से इनकारी हो रहे थे, तो वहीं पर मजहबी पेशवाओं को खुदा को मजहब लोगों को मजहब के नाम पर जहनी गुलाम बनाने के जुर्म में खुले आम कत्ल किया जा रहा था। इधर मजहबी पेशवाओं में अपने बचाव और लोगों को साइंसदानों की बातों में गुमराह होने से बचाने के लिए कुछ इकदाम किए जा रहे थे, तो अपने अपने मजहब और देवती नजरिए को बचाने की हाथा साइंसदानों के कहर से बच जाने वाले लोगों ने एक तंजीम बनाई थी और फिर सुस्त रवि से यह कारवां बनने लगा था। खुद को हक पर साबित करने के लिए हर जायज व नाजायज तरीका इस्तेमाल करते हुए अलमनाती के पेशवाओं ने लोगों को बहुत जल्द अपनी तरफ राग़िब कर लिया था। कामयाबी और जिस्मानी ज़हनी सुकून का मूजब अपने खुदाओं देवतों की परदिश कर रहे थे। ऐसे में दुनिया के सो कॉल्ड रूअर से साहिब लोग अपने सुकून और कामयाबी ढूंढने को लूसीफर नामी देवते के गुलाम बनते जा रहे थे। परिहान के हूं ने उसे कामयाबी से हमकिनार किया था तो अपनी पस्ती को भी वो लूसीफर को नाराज करने से मंसूब करते हुए पागलों की तरह परिहान को ढूंढ रहा था। वो परिहान का मिलना गोना को सुकून का एहसास दिला रहा था। सरसब्ज़ पहाड़ों के दामन में बना हुआ वो लूसीफर की पुरस्तिश का मस्कन इस वक्त परिहान की सिसकियों को जगा रहा था। सिसकियों से जाग उठा था। उठ जा प्यारी लकी, देखो तो मेरी मंजिल कितनी करीब आ चुकी है। एक साइज पर झुका तो उसने बाड़ी बेवटों की जद में आई पलकों को बामुश्किल खोला था। आरजे, अरे वाह, तुमने तो पहचान लिया मुझे। चलो शाबाश, उठ जाओ, कुछ खा लो। तुम्हारा जिंदा रहना मेरे लिए कितना जरूरी है तुम सोच नहीं सकती। आरजे ने उसकी सलकी बालों में हाथ फेरते हुए पुचकारते हुए कहा था। परिहान की आंखों से गर्म स्याल बहने लगा था जो रुखसारों से उतरे बालों में जज्ब हो रहा था। अरे क्या हुआ मेरी जान? उसे बच्चों की तरह पुचकारते हुए उसके आंसू साफ करने लगा था। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों मुझे जीने नहीं देते? वो पुरजोर एहतजाज करते हुए उसका हाथ चटते हुए बोली थी। अरे मेरी मासूम जान, तुम नहीं तो सवारा है मुझे, तो तुम्हारा यही कसूर है ना? उसे छूने से बर्दाश्त नहीं आया था। सिंफर नाजू से अपनी तरफ खींच रही थी। तुम एक बार ही मुझे मौत दे दो। वो चीही थी, साथ ही सांस फूलने लगी थी। आरजे ने वहां मौजूद डॉक्टर को इशारा किया तो उसके पास से उठकर चला गया। कितनी देर वो रोती रही थी। इस वक्त को पछता रही थी जब वो दुरैत की जिद में घर से निकली थी। दुरैत का ख्याल आते ही वो मुस्तरिब हो जाने उसे न पाकर वो कितना परेशान हुआ होगा। दुल्हन की आंख बार बार रिंग होती हुई सेल की आवाज पर खुली थी। मुदी मुदी आंखों से उसने सेल उठाया और दुरैत का नाम जगमगा रहा था। उसने फौरन से कॉल पिक की थी, जबकि दूसरी तरफ से दी जाने वाली खबर ने गोया कुछ देर उसके हवास साफ कर लिए थे। वह भागते हुए कदमों में कमरे में आया था। अन्ना जो कुछ देर पहले सोई थी उसे झंझाड़ कर उठाया। परिहान कहाँ है अनादिल? उसके चेहरे से वहशत टपक रही थी। अन्ना हाली हवाली आंखों से उसे देख रही थी जैसे दुल्हन बहत की बात समझ में नहीं आ रही थी। आरजे ने बड़े खूबसूरत अंदाज में उसे मुख्तलिफ केस में फंसा कर
दुल्हन बद को घर के मामला से हटाया था, जिसका अंजाम बहुत भयानक नजर आ रहा था। परिहान का भला मुझे कैसे पता होगा दुल्हन भद? वो उलझी नजर से उसको देख रही थी। अनादिल, परिहान कहाँ है? क्या किया है तुमने आरजे के साथ मिलकर? बताओ, फॉर गॉड से बताओ कि परिहान कहाँ है। वो पागल हो रहा था। अना उसकी हालत देखते हुए सहमी थी। तुम तुम मुझे कल की एक एक बात बताओगी अन्ना? बताओ मुझे, क्या ट्रैप बचाया है तुमने? क्या ट्रैप बचाया है तुमने प्रयाण के लिए? वो बहुत मासूम है अन्ना, अगर उसे कुछ हो गया, गॉड प्रॉमिस मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। वो सर के बालों को दोनों हाथों में जकड़े हुए चीखा था। प्रयाण के लिए उसकी दीवानगी ने अन्ना के दिल में मजीद बदगुमानी की दरार पैदा की थी। गुलाम बहुत शायद उसके इश्क में डूबा था। ऐसे में अन्ना का वजूद बेमानी था। क्यों खामोश हो तुम? हाँ, तुम्हारी तो खामोश रहते सांस बंद होती थी ना, तो फिर आज क्यों चुप हो तुम? वो हलक के बाद चीखा था। जब अन्ना की बर्दाश्त की हद खत्म हुई थी, उसका मान टूट चुका था। यह तय था कि उसे दरामद की जिंदगी में नहीं रहना। तभी उसे सब लफ्ज ब लफ्ज सच बताते चली गई थी। तुमने मेरा सैर? दुल्हाम की आवाज दुख में डूबी थी। इस लम्हे दुल्हाम को अफसोस हुआ कि उसने दुरेज से रब्ता क्यों रखा था। सब खत्म कर दिया तुमने अन्ना, सब। टूटा बिखरा दुल्हाम समीपा घुटने टेके बैठा था। जब उसके सेल पर मूसा की कॉल आने लगी थी, उसने वीरान निगाहों से इस नाम को देखा और आंखें बंद कर ली थी। रम्स, एक और नाम उसके दिमाग में गूंजा था। शायद रम्स उसे बता सके कि वो जहन्नमी शख्स परिहान को कहाँ लेकर गया था। तभी कॉल उठाते हुए उसने मूसा को रम्स को यहाँ लेकर आने का कहा था। कुछ देर बाद एक और मुजरम उसके सामने थी। अन्ना ने तंजिया नजरों से उनको देखा था। कैसे लोग थे वो? मूसा, उसे कहो यहाँ से चली जाए। अन्ना को निगाहों का मफहूम समझते बावजूद कोशिश के वो खुद पर जब्त नहीं रख सका था। अन्ना बीबी, मूसा ने दुरस्त निगाहों से उसको देखा था। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे ये देखना है कि एमने बहत का बेटा किस हद तक। मूसा, दलाम की आंखें सुरह पड़ी थी। मूसा का दिल चाह रहा था कि वो अना को कहीं गायब कर दे। वो ऐसा कुछ करता, वो खुद ही पाँव पटाते बाहर निकल गए थे। मुझे माफ कर दे भाई, मैं बह गई थी। रम्स के पाँव गिरी हुई थी। वहीं रम्स की आवाज ने बाहर निकलती हुई अना को तो जुस्स में बाहर रुकने पर मजबूर किया था। सिर्फ एक लफ्ज, सच बोले रम्स, तुमने आरजे को ये सब क्यों कहा? उसने टीवी ऑन करते हुए उसकी वीडियो ऑन की थी। उसके अल्फाज पर मूसा के दिल का दर्द भरा था। यह तो वाजह था कि वो आरजे के इश्क में थी, जबकि रम्स बेजान सी बैठी हुई सब कुछ देख रही थी। भाई, वो एक एक लफ्ज ब लफ्ज अपना जुर्म कबूल करती गई थी। मूसा से इनकार के बाद एक अनदेखी कुव्वत उसे बार बार मूसा से बांध रही थी, जबकि मूसा का सर्द और उखड़ा हुआ अंदाज रम्स को मजीद उसका दीवाना कर रहा था। एटीट्यूड लेवल का एग्रेसिव शख्स कब उसकी जरूरत पड़ बैठा उसे पता नहीं चला। तभी वो अपनी दोस्त की मदद से उसे दरबारों और पीरों फकीरों से मांगने जा पहुंची थी। ऐसे ही एक दिन वो एक इज्तिमा में शिरकत के लिए जा पहुंची थी। जब आरजे की निगाह उस पर पड़ी थी, वो परेशान हाल से दरवाजे की जानिब बढ़ रही थी। जब अपने नाम की पुकार पर पीछे मुड़कर देखा था, सच में पत्थर हो गई थी जब आरजे को इतने वक्त बाद अपने सामने देखा था। क्या ये मजाक का हेस नहीं है कि एक तरफ द ग्रेट दुल्हान बहुत आर्मी सतह पर एलमनाती के खिलाफ मुहिम चला रही है, उनकी बहन यहाँ। आरजे ने तंजिया निगाहें उस पर जमाई थी। तुम यहाँ? आप? आरजे ने उसकी तस्दीक की थी। वो उसे इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना चाहती थी जब आरजे की आवाज ने उसके कदम रोके थे। मैं लाख बुरा से दुल्हान से दोस्ती की लाज आज भी है, लेकिन मुझे यह कतन गवारा नहीं है कि तुम इस राह पर आओ रम्स बेटा। आरजे का अंदाज ऐसा था कि रम्स को लगा जैसे सामने दुल्हा में मौजूद हो। वो झुटका खा के मुड़ी थी। बताओ मुझे, तुम्हें ऐसी कौन सी चीज यहाँ को खींच के लाई है? ये रास्ता सही नहीं है रम्स बेटा। आरजे ने उसके सर पर हाथ रखा था तो वो पल में मोम होते हुए सिसक उठी थी। रम्स बेटा, मेरे साथ आए। कितने रूप थे इस बेरूबे के। रम्स की आंखों पर जैसे पट्टी सी बांध के थी। वो भूल चुकी थी कि वही शख्स था जिसकी वजह से वो आज इन राहों पर आई थी। वो बहुत जल्द इन पर ट्रस्ट काट गई थी। मोहब्बत एक उदासी सी आवाज में गुली थी। रम्स मुख्तसर अंदाज में अपनी और मूसा की कहानी बयान कर गई थी। आरजी के लिए ये बात वाकई शॉकिंग था कि दुल्हन रम्स और मूसा के निकाह से अनजान है, जबकि वो तो अच्छे से जानता था कि मूसा कभी दुल्हन के अंगेज जाकर कोई फैसला नहीं करता। भाई, हमें मोहब्बत को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। रम्स ने सिसकी बड़ी तो आरजे के लब खुले थे। क्यों आहर, क्या बुराई है मूसा में? शायद उन्हें मूसा इस हवाले से पसंद न आए। रम्स हकीकतों से आगाह थी, फिर भी मोहब्बत ने बेबस कर छोड़ा था। तुम लौट जाओ रम्स और यहाँ कभी ना आना। सारी दास्तान सुनने के बाद आरजे ने फिर से सख्त रवैया अपनाया था। रम्स लौट आई थी, पर ये होने लगा था कि आरजे अक्सर उसे मिलने और कॉल पर बातें करते हुए दलहाम और अपने दरमियान मौजूद गिल्ड को डिस्कस करने लगा था। ऐसे ही एक शाम वो पढ़ियान का जिक्र ले बैठा था। मैंने पढ़ियान के साथ ज्यादती की है और उसका दावा भी मैं ही करूंगा। आरजे की आंखें भीगी हुई थी। क्या वो ठीक हो सकती है? रम्स ने आरजे पर यकीन कर लिया था। हाँ रम्स, कुछ मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल सिर्फ इन्हीं लोगों को पता है जो अपने पेशेंट को उसका आदी बनाते हैं। क्या तुम मेरी इसमें मदद करोगी? मुझे यकीन है जब परिहान ठीक हो जाएगी तो दुल्हा में मुझे माफ कर देगा। मैं उससे जाकर माफी मांग लूंगा।
आरजे नदामत से सर झुकाए हुए कह रहा था रम्स ने उसका साथ देने की हामी भर ली थी। वो भटक गया था, अब राय रास पर आना चाहता था तो रम्स क्यों न बुलाई करती। पर परिहान की बदतरीज खराब होती हुई हालत ने उसे चुप न किया था और वो आरजे से सवाल जवाब करने लगे थे। आइंदा मैं उसकी मेडिसिन रिप्लेस नहीं करूंगी, सुना तुमने, वो चीख रही थी पर अगला बंदा जैसे सुन ही नहीं रहा था। बहुत जल्दी आरजे ने शराफत का लबादा उतार फेंका था। एक वीडियो भेज रहा हूँ, जरा गौर करना। आरजे ने कल बंद करते साथ ही एक वीडियो भेजी थी। रम्स के रोंगटे खड़े हो गए थे। वो उसके दोस्त के अपार्टमेंट की कुछ वीडियोस थी जहां वो मूसा को होते करीब लाने पर उकसा रहे थे। दोबारा बजते सेल ने उसे चौंकाया था। उम्मीद है मजाज ठिकाने आ चुके होंगे। अब मेरी सुनो लड़की, तुम वैसे ही करोगी जैसे मैं कह रहा हूँ। परियान को मेडिसिन दोगी तुम, वरना जानती हो ना कि अगर तुम्हारे दोस्त के अपार्टमेंट तक रसाई हो सकती है मेरी, तो तुम इतना मेरी पहुंच से दूर नहीं हो। वरना की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ एक बटन की बात है और ये वीडियो और उसके साथ तुम्हारे एलिमनाती के पैरोकार होने के कई एक सबूत मीडिया और दुल्हाबद के सेल की जिन्नत बनेंगे। उसे मुकम्मल तफसील से आगाह करते हुए कॉल बंद कर चुका था। रम्स का दिमाग मौफ होकर रह गया था। उसके पास उसके सिवा कोई चढ़ा नहीं था कि अपनी मोहब्बत की खातिर वो दुरेद बहुत की मोहब्बत को सूली पर लटका दे। वो बेचैन रहने लगी थी। तभी आरजे ने उसे सुकून पहुंचाने को स्लो पॉइजन देना शुरू कर दिया था। अपने घर के रिश्तों से छुपन छुपाई का खेल इस वक्त मजीद सरदर्द बन गया था जब दुरेद परिहान को यहाँ से ले गया था। आरजे अपनी साफ शिकस्त पर पागल हो उठा था। परिहान नहीं मिली, वह आजादा सी उसे बता रही थी, बकवास बंद करो, तुम अपनी लड़की जानती हो ना कि अगर वो ना मिली तो तुम्हारा क्या हशर करूंगा मैं, उसे धमका रहा था। रम्स सहमी भी डिप्रेशन में जा रही थी। वो मूसा का उसे झटकना, आरजे का उसका ड्रग्स बंद करना उसे हॉस्पिटल ले गया था जहां उसके राजू का खुलासा सबसे पहले मूसा को हुआ था और फिर उस पर नगाह रखते हुए उसने रम्स को खोज लिया था। वो बुरी बन चुकी थी पर अपनी पस्तियों को मजीद कहानियां सुनाते हुए बच्चे हुए रंग भी खोना नहीं चाहते थे। दुल्हाम और मूसा तासब भरी निगाहों से उसे देख रहे थे, जबकि दूसरी तरफ अल्लाह की सांस बंद होने को थी। इतनी भयानक हकीकतें। दुल्हाम को रम से ऐसा कोई क्लू नहीं मिल पा रहा था जिससे वो परिहान को ढूंढ पाता। वो मायूस से खड़ा हुआ था जब भी मूसा भी उसके हमरा बाहर की तरफ बढ़ा था। दरवाजा खोलते ही उसका सामना अना से हुआ था। उसका चेहरे पर मजीद सख्ती चाहे थे। दिल, इन दोनों को जहमन वसल कर दो मूसा, क्योंकि अगर मुझे परिहान इन दोनों से ज्यादा अजीज है। किसी फरौन की तरह हुक्म देते हुए वहां से निकलता गया था। अन्ना को पहली बार ठुकराए जाने के दर्द का एहसास हुआ था। मूसा और वो दोनों जा चुके थे। जितना वो दोनों इन्हें बर्बाद कर सकती थी बर्बाद कर चुकी थी। अब आस्तीन में छुपे सांपों से ज्यादा उन्हें परिहान की फिक्र थी। वो डबडबाई आंखों से दुल्हान बहत को उसे दूर जाता हुआ देख रही थी। जब ही रम्स की नजर उस पर पड़ी थी वो बातें भी उसके गले आगे लगी थी, जबकि वो छोटा सा कार्टिज इन दोनों की बिलखती हुई आवाजों को सुनते रो रहा था। कोई भी नहीं जानता था कि आने वाला वक्त उनकी जिंदगी को किस मोड़ पर लेकर जाता था। वो दोनों उजरे दया का मंजर पेश करते हुए अपनी अपनी सोच में गर्क थी कि उनका सबसे बड़ा जुर्म यही था कि उन्होंने अपने महरम रिश्तों पर एतबार करने की बजाय एक गैर शख्स से अपने मसाइल डिस्कस किए थे जिसका भरपूर तरीके से फायदा उठा लिया गया था। वो दोनों ही परिहान की दुश्मन थी। एक उसे मौत का रास्ता दिखाती रही तो दूसरी से मौत की वादियों में धकेल रहे थे। वो दोनों ही अपने अपने महरम के लिए हदें प्लांग गए थे और अगर परिहान को कुछ हो गया तो अपनों को तही दामन करने वाले अक्सर चाक गिरेबान सीना को भी करते हुए मातम ज़दा हो रहते हैं। ऐसे ही उनका हाल था। मोहब्बत शनास लोग दूसरों के दिलों से नहीं खेलते। मोहब्बत शनास लोग पहले यकीन करना सीखते हैं, फिर महबूब के रंग में रंगते हैं। जबकि यहाँ तो उल्टी नैया बह रही थी। दिल दर्द से फटता जा रहा था। तभी आहें जोर पकड़ने लगी थी। मौसम की शिद्दत में इजाफा हुआ था जो किसी बड़े तूफान की आमद का पता दे रहा था। वो दोनों एक दूसरे से किसी किस्म की कोई बात पर्स नहीं कर सकती थी। रम्स, खामोशी को तोड़ती हुई अन्ना की आवाज पर उसने सवालिया नजर से उसको देखा था। आरजे कौन है? अन्ना को कुछ कहानी तो पता थी लेकिन अभी भी कुछ सवाल रह गए थे। रम्स ने गहरी सांस भरते हुए उसे दुल्हाम, आरजे की दोस्ती से परिहान और उसके साथ मूसा और अपने रिलेशन की हकीकत भी वाजिया की थी। वो खुद को अथाह गहराई में महसूस करने लगे थे। दुल्हाम ने अगर उसे आरजे से दूर रहने को कहा था तो वो जेलसी नहीं थी, बल्कि वो उसे लम्हे से बचाना चाहता था जब वो अन्ना की डाल में दुल्हाम पर बाजी खेल जाए। और अन्ना की बेवकूफ या मुतजस तबीयत ने दुल्हाम को तोड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। परिहान का ख्याल आते ही उसका दिल बैठने लगा था। कितनी मासूम थी वो जो बचपन से इतने बुरे मसाइल से गुजर रही थी। क्या हम परिहान के लिए कुछ भी नहीं कर सकते हैं? रम्स की आवाज ने उसके गिल्ट में मजीद इजाफा किया था। शायद नहीं। अन्ना उस शातिर इंसान के मंसूबों को सोच रही थी। कोई क्ल्यू, कुछ जो हमें आरजे तक ले जाए। रम्स की आंखें बरस रही थी। एलिमिनाती, रम्स, कोई ऐसा शख्स जो तुम्हें याद हो जब तुम एलिमिनाती का हिस्सा बनी हो, उसे आरजे के आसपास देखा हो, कुछ भी ऐसा।
अन्य रम्स के हाथ थामे थे। रम्स के दिमाग में कुछ धुंधले अक्स थे पर वाजह नहीं। रम्स ने नबी में सर हिलाया तो अन्ना मायूस हुई थी। उनके सेंटर ऐसा कुछ, मैं आरजू को यहीं मिली उन्हीं दिन वादियों में जब मैं मिली हूँ, तो यकीन उसका यहाँ कोई ठिकाना तो होगा ना। अन्ना की इन्वेस्टिगेशन रम्स को बहुत इरिटेट करने लगी थी। उसके सवालों के उलझे उलझे जवाब दे रही थी जब अन्ना की आंखें चमक उठी थी। रम्स ने खौफजदा अंदाज में देते हुए सर नफी में हिलाया था। मुझे यकीन है कि परेहान यहीं कहीं है, हमारे आसपास। अन्ना की पुरयकीन अंदाज पर रम्स ने शाकिन निगाहों से उसको देखा था। देखो, आदिल जानता है कि दुल्हन उसे पाताल से ढूंढने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो तमाम जगह जिन पर दुल्हन का ध्यान नहीं जा सकता वो कौन सी हो सकती हैं? सोचो, उसका कोई ठिकाना जहाँ से उसे सुकून मैसर हो अपनी इबादत के नाम पे गुहाने जुराम सरजद करने के लिए। अन्ना रम्स के दिमाग के बंद कोड़े खोलने की कोशिश में थी। वो दोनों काफी देर दिमाग लड़ाते हुए इंटरनेट तक जा पहुंची थी। एलमनोती के पैरोकार लोग जो सराय ढूंढते हैं वो इंसानी बस्तु से दूर पुरसुकून जगहों पर होते हैं, जहाँ जरा भी चरिंद परिंद या किसी किस्म के शोर की आवाज उन्हें डिस्टर्ब ना करे। ऐसे उससे भी सोचते हैं कि वो अपने खुदा से कलाम करने में नाकाम हो जाते हैं। नाउज़बिल्ला, लूसीफर शैतान का नाम। लेकिन हमें इसे ऐसे ढूंढेंगे लेकिन हम उसे कैसे ढूंढेंगे? उसके लिए हमें बहुत मुश्किल हो जाएगा अन्ना। पिलफर्स वो यहाँ आसपास भी कहीं है, तो इतने बड़े पहाड़ों और जंगलों के दरमियान ढूंढना, वो भी इतने हराम मौसम में, क्या यह मुमकिन है? और भाई, रम्स किसी भी किस्म की नई बेवकूफ़ी से बचना चाहती थी। मत बोले रम्स, ये सब कुछ जो हुआ उसमें हम सबसे ज्यादा कसूरवार है और हम ही परिहान को सेव करके अपनी पोजीशन क्लियर कर सकते हैं, चीजें शायद बेहतर हो जाएं। अन्ना का गिल्ड उसे सुकून नहीं लेने दे रहा था। आहर को उन्होंने निकलने का फैसला किया था। वो दोनों सबसे पहले इर्द गिर्द के ढाबों और होटलों में आरजे की तस्वीर दिखाते हुए उसकी मौजूदगी जानना चाह रही थी, पर वहां उसे सवाई मायूसी के कुछ हाथ नहीं लगा था। उनका पहला कदम ही बहुत बुरे तरीके से फेल हो गया था। वो शिकस्ता हाल घर की तरफ बढ़ी थी जब कुछ सोचकर अन्ना ने घर से मोहल्ले से हिम्मत की रास्ते पर चलना शुरू कर दिया। अन्ना, हम भटक जाएंगे, रम्स ने खौफजदा होते हुए कहा था। आरजे हमेशा इसी रास्ते पर गुम होता था, यहीं कहीं आस पास नहीं तो कुछ दूर से ही उसका ठिकाना जरूर होगा। अन्ना पुरयकीन थी रम्स के पास भी उसकी बात मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। तवील मसाफा तय करते हुए पहाड़ों के दरमियान दरख्तों की आड़ में छोटी सी मस्जिद नजर आई थी। रम्स का प्यास से बुरा हाल था, तभी वो पानी की आस में यहाँ तक पहुंची थी। रम्स की मामलत में अन्ना भी बोझे कदमों से आगे बढ़ रही थी जब पत्तों की चरचराने की आवाज पर वो चौंकी थी। शायद कोई उनकी तरफ ही आ रहा था। अन्ना को टेंशन हुई, कहीं मूसा और धनाम तो नहीं चले आए। रम्स के भी तो हाथ पांव फूले हुए थे जब भी वो दोनों बर्फ की चादर में ढके दरख्त के पीछे छुपे हुए थे। सामने ही सरता पैर तक लंबा अबरकोट पहने हुए एक शख्स आ रहा था जिसके हाथ में बैग था। इन दोनों ने सुकून का सांस लिया। अन्ना खड़ी होने लगी थी जब रम्स उसे खींचकर वापस बिठाया था। क्या हुआ? हम यहाँ नहीं रुक सकते, हमें आरजे का घर ढूंढना है। शायद कोई अन्ना, मैं उस शख्स को जानती हूँ, ये आरजे का साथी है, मैंने उसको देखा था वहां। रम्स ने उसके सर पर गोया ब्लास्ट किया था। अन्ना को यकीन था कि मंजर इतनी आसानी से मिल सकती है। वो शख्स तेज कदम उठाए दरख्तों से जांगते हुए सफेद कुएं में गुम हुआ था। वो मस्जिद क्यों जा रहा है? अन्ना उलझी नजरों से रम्स को देखने लगी थी। ऐसे लोग किसी पर अपना मजहब जाहिर नहीं करते, क्योंकि अन्ना का सर बाजू उठा था। दिल का साइन उसकी धड़कन तेज कर गया था। दिल हाँ। अन्ना की सांस अटकी थी। हवाइयां तो रम्स के चेहरे से भी उड़ी थी। अन्ना, अब क्या होगा? उन दोनों की तवज्जो इस शख्स से हट गई थी। उनकी नई परेशानी दिलहाम की कॉल थी। पिकअप द कॉल डैमेज। दिलहाम का मैसेज स्क्रीन पर चमका था। उसके बाद दोबारा कॉल आने लगी थी। अन्ना ने आंखें बंद करते हुए खुद को हौसला देते हुए कॉल उठाई थी। क्या मुसीबत खड़े करने लगी है अन्ना मैडम? बताएंगी आप कुछ? क्यों मेरी जिंदगी का अजाब बन रही हैं आप? दलाम की आवाज में कोई रायत गुंजाइश नहीं थी। मुझे एक बार परिहान के मामले से निकलने दो, उसके बाद ये रिश्ता खत्म नहीं समझो तुम। अन्ना की सांस छीनने की तैयारी मुकम्मल थी। घर पहुंचो राइट नाउ, अगला हुक्म सादा करते हुए उसने काल बांध किए थे। जाने की उन दलाम को यकीन था कि उसकी धमकियों के जेर असर वो बात मान लेंगे, पर अन्ना ने तो सर पर कफन लपेटा था। क्या कहा भाई ने? अन्ना को गुमसुम देते हुए रम्स ने परेशानी से पूछा। अन्ना ने रम्स की बुखलाहट देखी। दिमाग दिलहाम की तरफ था तो दिल वीरान होने लगा था। उसने नफी में साड़ी लाते हुए रम्स का हाथ थामा था। फैसला लम्हों में हुआ था। अगर बिछड़ना मुकद्दर में लिखा था तो क्यों ना वो एक नेकी ही कर लेते। अन्ना, वो शख्स बाहर नहीं आया क्योंकि मस्जिद पहाड़ के साथ नती के गई है, इसमें आने जाने का एक ही रास्ता था, तो अब तक उसे बाहर आ जाना चाहिए था। रम्स की कौन सी इस पर तवज्जो थी? वो उलझी ठहरी थी। अन्ना ने गहरी सांस भरते हुए कदम आगे बढ़ाए थे। सर वैसे ही डगा हुआ था, पर जरा सा कोट ऊपर को सरकाते हुए लबू से नाक तक मस्जिद ढकने की कोशिश करती हुई वो आगे बढ़ी थी। मस्जिद क्या थी? सिर्फ 3 अफराद की नमाज पढ़ने की जगह थी। वो मायूसी इर्द गिर्द का जायजा लेने लगी थी। शायद वो शख्स सलाम की काल के दौरान ही निकल गया था। कहीं मायूसी की एक गहरी चादर थी हर तरफ। रम्स का खुद पर एहतियार नहीं रहा था।
तभी वो रोने लगी थी। एक उम्मीद की किरण नजर आई थी, वो भी गिनवा दे। पानी की प्यास तक एहसास भी खत्म हो चुका था। वो आगे बढ़ने लगी थी जब अना की नजरें बर्फ पर कुछ खोजने लगी थी। रम्स, यहाँ आने के निशान तो हैं पर वापस जाने के नहीं है। ऐसा क्यों? अना का माथा ठनका था। क्यों? रम्स उलझी थी। क्योंकि वो शख्स यहाँ से गया ही नहीं है। और आगे? कुछ लम्हे खामोश होते ही उसने मुकम्मल जायजा लिया। कहीं कुछ भी नहीं था जिससे उन्हें अंदाजा होता कि वो शख्स कहाँ गया। क्या वो भूत था? रम्स की सांस अटकी। तुम्हें इस वक्त मजाक सूझ रहा है रम्स? वो शख्स आगे गया ही नहीं है, उसका मतलब वो यहीं आकर रुक गया है। उसके बाद वो सफेद मार्बल पर बैठते हुए गहराई से उसका जायजा लेने लगी थी, जहाँ पर किसी किस्म के कदमों के निशान नहीं थे। अन्ना का सैर एक बार फिर बज उठा था। खौफ के मारे उसने बिना देखे हुए काल कट कर देते। दिलहाम हर दर्जे परेशान था। कहीं से भी कामयाबी का कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था कि वो उसे ढूंढे। दुरायत भी जो इस्लामाबाद गया था पागलू तरह परिहान की एक झलक देखने को डगर डगर नगर नगर उसकी तस्वीर लिए घूम रहा था। मूसा को कुछ क्ल्यू मिला था पर वहां से हाथ रफा कामयाबी नहीं मिली थी। सर परिहान बीबी और रम्स बीबी काफी देर से घर से निकली हुई हैं। गार्ड का कहना है कि उसने आसपास काफी जगहों पर देख लिया है पर वो कहीं भी नहीं है। मूसा ने दिलहाम के सर पर आड़ी ब्लास्ट किया था। दिलहाम का दिल चाहा कि उन दोनों को ही शूट कर दे। कहाँ परिहान की टेंशन और अन्ना से उसे कभी अक्लमंदी की उम्मीद नहीं थी। तभी बार बार कॉल कर रहा था पर अन्ना का कॉल कट करना उसे सीख पाव कर गया था। मूसा, लोकेशन ट्रेस करो अनादल के। वो गुस्से में भी दूसरों के सामने उसे डिग्रेड नहीं कर पाया था। मूसा फौरन अलर्ट हुआ था। इधर अन्ना और रम्स एक खौफ में जकड़ी हुई थी। एकदम से वो जगह पूरी इस रात से नजर आने लगे थे। अन्ना इस मस्जिद के साथ का भरपूर जायजा लेने लगी थी। दूसरी तरफ दलहाम की कार पर इतना बेजार थी कि सेल ऑफ कर दिया था। अन्ना, मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही, हमें जाना चाहिए यहाँ से। रम्स लड़खड़ाती हुई आवाज में बोले थे। सोचो रम्स, अगर परिहान यहाँ हुई तो? अन्ना की आंखें उम्मीद से चमक रही थी। रम्स की आंखें एक बार फिर से अश्क बार हुई थी। क्या हमें भाई को इस जगह के बारे में बताना चाहिए? आई मीन नहीं रम्स, अब जो करना है हमें ही करना है। बी ब्रेव, उसका कांधा थपथपाते हुए बोली थी पर कोई सिरा हाथ नहीं लग रहा था। जब रम्स की नजर मस्जिद के एक कोने से बर्फ की तह में थोड़ी मिट्टी गिली हुई नजर आई थी पर वो उसे नॉर्मल समझते हुए सर झटक गए थे।